गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरू कर रहे हैं। एक नया चैप्टर, ये चैप्टर है लेसन नंबर 2, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना यानी इसमें हम परमाणु की संरचना, उसमें क्या क्या अवयवी कण होते हैं, किसने उसकी खोज की, उन अवयवी कणों की खोज कैसे हुई, कितना चार्ज होता है, कितना द्रव्यमान होता है, इन सभी की जो परमाणु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सब की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो परमाणु शब्द है, परमाणु जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई थी। महर्षि कणाद, इन्होंने कहा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को परमाणु नाम दिया। परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं। एटम, ये एटम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एटमियन से हुई है और इसका मतलब होता है अविभाज्य। अविभाज्य यानी जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये शब्द जो है डाल्टन ने यूज किया था सबसे पहले, जॉन डाल्टन 1808 में एटम शब्द यूज किया। इन्होंने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में बता चुका हूं, तो इसलिए यहां हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो उन छोटे छोटे अविभाजित कणों को एटम कहते हैं। ये जो परमाणु है पदार्थ के मूल कण होते हैं। पदार्थ इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये पदार्थ की इकाई है, सबसे छोटी इकाई कह सकते हो। उसके बाद में धीरे धीरे नई खोजें हुई। तो पता चला कि परमाणु जो है उसके अंदर, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु का जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षाओं के अंदर जो है, ये जो कक्षाएं होती है नाभिक के चारों ओर, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु के अपरमाणविक कण कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और धीरे धीरे और खोजें हुई तो कुछ और कणों के बारे में पता चला, लेकिन वो कण इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए उत्पन्न होते हैं। आगे मैं बता दूंगा कि उन कणों का नाम क्या है, किसने उनको खोजा। लेकिन परमाणु के अंदर जो महत्व रखने वाले 3 कण हैं वो ये हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले तो अपन यही बात करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया। चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया।
इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज। एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। कौन? माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया, 1830 के अंदर एक प्रयोग किया। इन्होंने एक कांच की नली ली, आंशिक निर्वातित, यानी कि उसमें से ज्यादातर जो हवा थी उसको बाहर निकाल दिया, कम मात्रा के अंदर उसमें वायु रखी। ये वो आंशिक निर्वातित नली है जो माइकल फैराडे ने ली, कुछ इस तरीके की। ठीक है, इसमें ये निर्वात पंप लगा दिया उन्होंने। इस पंप की सहायता से नली के अंदर उपस्थित हवा को बाहर निकाला जा सकता है। तो थोड़ी सी हवा रखी, बाकी वायु पूरी बाहर निकाल दी, इसलिए आंशिक निर्वातित। इसमें इस नलिका के अंदर धातु से बने हुए 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया हमने, एक ये लगा दिया, और इन इलेक्ट्रोडों का संबंध एक उच्च विभव की बैटरी से कर दिया। ये उच्च विभव की बैटरी लगा दी अपन ने, लगभग 10,000 वोल्ट की बैटरी। इसका विभव लगभग कितना था? 10,000। ठीक है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड एनोड है। तो कैथोड और एनोड लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित की तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की तरफ जाती हैं। कुछ किरणें जो है कैथोड से उत्पन्न होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। चलो, जाती हैं तो फिर इनकी जांच करने के लिए कि ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इसकी जांच करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, थोड़ा सा चेंज करके। इन्होंने क्या चेंजेस किया? इन्होंने इस बार क्या किया कि जो एनोड है, इस एनोड में होल कर दिया इन्होंने, छोटे छोटे छिद्र कर दिए। इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र करके एनोड लिया, और इसके पीछे जो कांच की निर्वातित नली है, यहां पे इन्होंने जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड पदार्थ का लेपन कर दिया। ये जिंक सल्फाइड जो है स्फुरदीप्ति पदार्थ का कार्य करता है। स्फुरदीप्ति पदार्थ मतलब कि जब इस पे किरणें अगर टकराएंगी तो यहां पे एक सफेद निशान, चमकीला निशान बन जाता है। स्फुरदीप्ति पदार्थ कहलाते हैं ऐसे पदार्थों को, स्फुरदीप्ति पदार्थ कहते हैं। तो ये जिंक सल्फाइड इसी का कार्य करेगा। मान लीजिए अगर ये सच बात है कि कैथोड से किरणें निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इन छिद्रों में से वो किरणें निकलकर इस निर्वातित कांच की नली का, जहां पे जिंक सल्फाइड का लेप किया है, वहां टकराएंगी, और टकराएंगी तो वहां चमकीला निशान बनेगा। अगर चमकीला निशान बन जाता है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है।
तो वापस से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जिंक सल्फाइड पे जो है ब्राइट स्पॉट यानी कि चमकीले निशान बन गए, जिससे माइकल फेराडे का जो बात थी कि कैथोड से एनोड पर, कैथोड से किरणें निकलती है और एनोड की तरफ गमन करती हैं, ये सच हो गई। ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कैथोड किरणें जो हैं सीधी गमन करती हैं। क्या करती हैं? ये सीधी गमन करती हैं। देखो, अगर मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट में इस जो निर्वातित कांच की नलिका है, इस नलिका के अंदर अगर मैं विद्युत क्षेत्र लगा देता हूं, अभी विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है इसलिए किरणें सीधी जाएंगी, ना यहां पे चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है इसलिए किरणें सीधी जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहां विद्युत क्षेत्र लगा देता हूं, विद्युत क्षेत्र अपन ने लगा दिया, ये विद्युत क्षेत्र के यानी विद्युत प्लेटें हैं ये, या इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, एन और एस सिरे होते हैं चुंबक में, तो ये कैथोड किरणें विचलित होती हैं। जब उन्होंने इस पे विद्युत क्षेत्र लगाकर देखा तो देखा कि ये किरणें सीधी आ रही हैं और आने के पश्चात विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने से ये धन प्लेट की तरफ मुड़ गई। कहां मुड़ गई? ये धन प्लेट की तरफ, इस तरफ। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जो कण है, ये जो किरणें हैं, ये जो कण है, ये धन प्लेट की तरफ मुड़ी, इसका मतलब इन कणों पे नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश होता है। इन कणों पर क्या था? ऋणात्मक आवेश। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है। अब देखिए, माइकल फेराडे ने केवल ये एक्सपेरिमेंट किया था और बाकी कुछ बताया नहीं है ऐसा इनके बारे में, इन कैथोड किरणों के बारे में। ये जो ये किरणें निकल रही हैं, इनको कैथोड किरणें भी कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल के जा रही हैं, इसलिए इनको कैथोड किरणें भी बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ही किया इन्होंने केवल। बाकी इन ऋणावेशित कणों के बारे में, इनका चार्ज, इनका आवेश, इनका द्रव्यमान, ये सब बातें जो हैं जे थॉमसन ने बताई, उन्होंने निकाला। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो थॉमसन को जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बोलोगे जे थॉमसन ने, ना कि माइकल फेराडे बोल रहा है। आपको बोलना है जे थॉमसन। ठीक है। अगर हम इसी, देखिए मैं बता दूं आपको, चलो बाद में बात कर लेंगे जब प्रोटॉन की खोज करेंगे, उसी टाइम पे अपन इसकी बात कर लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन की खोज भी कुछ ऐसे हुई थी। इसी के अंदर मैं आपको प्रोटॉन की खोज का भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। क्या हुआ कि जब ये किरणें निकली कैथोड से एनोड पर, तो इनको लगा कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ भी गमन कर सकती है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा उल्टा कर दिया, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में एनोड से कुछ किरणें निकल के कैथोड की तरफ जाती हैं। ठीक है। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि ये जो एनोड है, इसको छिद्रित कर दिया कैथोड को, और जिंक सल्फाइड का जो लेयर है वो कैथोड के पीछे बना दिया। क्या बना दिया? कैथोड के पीछे। ये एनोड यूं क्यों रखा पूरा, और जिंक सल्फाइड कैथोड को इन्होंने छिद्रित कर दिया।
जिंक सल्फाइड का लेप यहां कर दिया तो यहां देखा कि ब्राइट स्पॉट, चमकीले निशान बने। तो इससे सिद्ध हो गया कि यहां से एनोड से भी कुछ कण निकलकर कैथोड की तरफ गमन करते हैं और इन कणों को इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। जब इन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये कण जो है ऋण आवेशित प्लेट, मान लीजिए प्लेट यहां लगाई अपन ने विद्युत क्षेत्र की प्लस माइनस, तो ये कण जो है ऋण आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ गए। ठीक है, ऋण आवेशित की तरफ मुड़े हैं, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब इन कणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर धनात्मक आवेश होता है। तो इस प्रकार से जो है प्रोटॉन की खोज हो गई। किसकी खोज हुई? प्रोटॉन की, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। वापस इलेक्ट्रॉन पे आते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मास कितना होता है। जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने इन कणों पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाकर E/me अनुपात निकाला। ये किसका अनुपात है? ये अनुपात है E यानी आवेश, M यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में अनुपात निकाला, E/me। और ये अनुपात उन्होंने निर्धारण किया 1.7588 इंटू 10 की घात 11 कूलाम केजी इनवर्स। 1.7588 इंटू 10 की घात 11 कूलाम केजी इनवर्स, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है। यह अनुपात है आवेश और द्रव्यमान का। अब इस अनुपात से जो है हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे होता है। आवेश कितना होता है? देखिए, अगर हमें आवेश का पता चल जाए, हमारे पास E/me अनुपात है और इस आवेश का पता चल जाए तो हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकाला गया। तो इसके लिए हमें एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता जो है मिलिकन ने किया। मिलिकन, इन्होंने तेल बूंद प्रयोग किया। तेल बूंद प्रयोग क्या था? देखिए इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, कुछ इस तरीके का,
ठीक है। इसके अंदर आवेशित प्लेट, विद्युत आवेशित प्लेटें लगा दी, इसमें छिद्र कर दिया, ये पॉजिटिव प्लेट थी, और यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रोड के रूप में नेगेटिव प्लेट लगा दी, ऋणावेशित। इस तरफ इन्होंने एक स्प्रे लगाया, स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर, जिसको कणित्र भी बोलते हैं, इसमें ऑयल होता है। ये हो गया कणित्र। यहां ऑयल ड्रॉप्स को देखने के लिए दूरबीन जैसा यंत्र लगा दिया। और इस तरफ से इन्होंने एक्स किरण पुंज पास किया, एक्स किरणें प्रवाहित की। इस कणित्र की सहायता से उन्होंने ऑयल ड्रॉप जो है स्प्रे की। स्प्रे करने से जो है ऑयल की जो बूंदे हैं, बहुत बारीक स्प्रे जो है, कुछ तो ऐसी जो ना के बराबर दिखती भी कम है, ठीक है। तो ये ऑयल ड्रॉप्स जो है, छोटी छोटी बूंदे स्प्रे हुई, और ये छिद्र बहुत बारीक था। इस छिद्र के अंदर एक बार में केवल एक बूंद नीचे गिरती। जब ये बूंदे इस आवेशित प्लेट, ये जो प्लेटें लगी हुई हैं आवेशित, इसमें से पास होती तो इन बूंदों पर भी आवेश आ जाता, ठीक है। इन बूंदों पे भी क्या आ जाता? आवेश आ जाता। और ये जो बूंदें गिर रही हैं, इनका साइज अलग अलग है, तो इनकी जो नीचे गिरने की दर होगी वो भी अलग अलग होगी। ये जो माइक्रोमीटर दूरबीन है, उससे इन्होंने इनके नीचे गिरने की दर ज्ञात की, और उस दर को अलग अलग बहुत सारी बूंदों का दर ज्ञात करके उन्होंने इन बूंदों का द्रव्यमान ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? द्रव्यमान। उन्होंने बताया कि इस कक्ष के अंदर जो एक्स किरण पुंज गुजार रहे हैं अपन, ये बूंदों पर विद्युत आवेश Q का परिणाम है। एक्स किरण पुंज और बूंदों पर जो विद्युत आवेश Q है, उसका परिणाम विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का गुणांक होगा, यानी कि Q बराबर Ne। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका गुणांक होगा इन बूंदों पर आवेश। n यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसको हम इस इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दें तो बूंदों का आवेश आएगा। और इस प्रकार फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता किया। आवेश जो कि 1.6022 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, काम आती है ये काफी। 1.6222 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो इस प्रकार से तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग है, उससे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना हो गई कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। तो अब हम इससे जो है द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। कैसे? देखिए,
द्रव्यमान क्या है हमारा, ME गणना के लिए हम आवेश में भाग लगा दे किसका, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है उसका, यानी कि E/E/ME का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, E हमारे पास आ गया, ये रहा 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम बटे आप E/ME रेशो, E/ME अनुपात। थोड़ी देर पहले अपन ने इसको कैलकुलेट किया था थॉमसन ने, 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलाम kg इनवर्स। अब देखिए कूलाम से तो कूलाम कट ही जाएगा, इस संख्या का भाग इसमें लगाओ आप, तो यह आएगा ME = 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। अगर ग्राम में पूछ ले, तो आप यहां क्या कर दोगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3 जीरो लेस करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 है ना, तो 29, ठीक है, 10⁻29 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता चल गया।